सरजमी राजस्थान के युवाओं को मेरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त कुलदीप शर्मा अधिगम के निःशुल्क यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। ताश के पत्तों से महल नहीं बनता, नदियों को रोककर समंदर नहीं बनता। जीवन में आगे बढ़ना है तो यूं ही चलते रहो, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ में अपने टॉपिक हम शुरू करते हैं। कल हमने बात की थी अंत में सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर के बारे में। विश्व विरासत में शामिल जो छठा दुर्ग है आमेर, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ध्यान से समझना है आमेर दुर्ग के बारे में। अगला जो दुर्ग है हमारा वो दुर्ग है दोस्तों आमेर दुर्ग। और ये आमेर दुर्ग कहाँ स्थित है? जयपुर में। जब दुर्गों का चैप्टर अपने ख़त्म होगा, इसके बाद जो छोटे मोटे दुर्ग हैं उनके बारे में हम और पढ़ेंगे। और फिर विश्व विरासत में जयपुर जो शहर है इसको जब शामिल किया गया तो जयपुर शहर में जुड़ी हुई जो विशेष टिप्पणियाँ हैं वो हम एक क्लास में पूरी पढ़ेंगे बड़े विस्तार से। तब आपको और ही मज़ा आएगा जयपुर के बारे में पढ़ेंगे जब। तो आमेर दुर्ग स्थित है जयपुर में। सबसे पहली बात देखिए दोस्तों, यह आमेर दुर्ग जो है ये अरावली की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। सब अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित, अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित जो दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग है? हमारा आमेर दुर्ग जयपुर। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर प्राचीन काल में अंबिकेश्वर महादेव जी का एक मंदिर था और उन्हीं के नाम पर इस नगरी, इस दुर्ग का नामकरण क्या किया गया? अम्बावती किया गया और बाद में किया गया आमेर। तो ध्यान रहे कि ये जो आमेर दुर्ग है, इस दुर्ग का जो निर्माण हुआ वो निर्माण हुआ है लगभग 1592 ईस्वी के आसपास। और इसका निर्माण करवाया था मानसिंह प्रथम ने। इसका निर्माण किसने करवाया था? मानसिंह फर्स्ट ने, मानसिंह प्रथम ने। देखो दोस्तों, सबसे प्रमुख जो बात पढ़ी जाती है वो ये पढ़ी जाती है इस दुर्ग के बारे में। अच्छा, एक सामान्य परिचर्चा हम कर लेते हैं पहले। देखो, एक तो है आमेर दुर्ग, एक है आमेर नगर और एक है आमेर को राजधानी बनाने से संबंधित प्रश्न है। तीनों प्रश्नों के उत्तर अलग अलग है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से समझिए। पूछ ले कि आमेर दुर्ग किसने बनाया, तो मानसिंह प्रथम ने बनवाया। लेकिन यहीं पे एक प्रश्न आ जाए कि बताओ आमेर कब बसाया गया? आमेर कब बसाया गया? और इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न और आ जाए कि बताइए आमेर को कछवा वंश की राजधानी पहली बार कब और किसने बनाया? तो आमेर को कछवा वंश की जो सर्वप्रथम राजधानी बनाया गया, आमेर को कछवा वंश की जो सर्वप्रथम राजधानी बनाया गया वो कब और किसके द्वारा बनाया गया? तो ध्यान रहे कि आमेर जो बसाया गया ये 1150 में बसाया गया और ये बसाया गया था अम्बावती नगरी के नाम से। किस नगरी के नाम से बसाया गया? अम्बावती नगरी के नाम से बसाया गया। और ये अम्बावती नगरी के नाम से जो आमेर बसाया, ये बसाया था दूल्हे राय ने। किसे बसाया था? दूल्हे राय ने। इसी दूल्हे राय का दूसरा नाम है धोला राय और इसी धोला राय का तीसरा नाम है तेजकरण। देखो, राजस्थान के इतिहास में तो इसे कहते हैं दूल्हे राय, भारत के इतिहास में इसे कहते हैं धोला राय। और जिस ढूंढार क्षेत्र पर प्राचीन काल में मीणाओं का अधिकार था, तो एक ग्रंथ मीन या मत्स्य पुराण, उस मीन पुराण या मत्स्य पुराण में दूल्हे राय को कहा गया है तेजकरण। तो इस दूल्हे राय ने 1150 में अम्बावती नगरी के नाम से क्या बसाया था? आमेर। और आमेर को कछवा वंश की पहली बार जो राजधानी बनाया गया वो बनाया गया था 1207 में, 1207, 1207। और ये राजधानी बनाया था कोकिल देव ने। किसने बनाया था? कोकिल देव ने बनाया था साहब। ध्यान रहे कि कछवा वंश की पहली राजधानी दौसा थी, दूसरी राजधानी जमुआ रामगढ़ थी और कछवा वंश की जो तीसरी राजधानी थी वो कौन सी थी? आमेर। और आमेर को राजधानी बनाया गया 1207। तो ध्यान रहे कि आमेर दुर्ग का जो निर्माण करवाया वो तो मानसिंह ने करवाया, आमेर जो नगर बसाया वो दूल्हे राय ने बसाया और आमेर को जो पहली बार राजधानी बनाया वो किसने बनाया? कोकिल देव ने। और आमेर जो है कछवा वंश की कौन सी राजधानी थी? तीसरी राजधानी। पहली राजधानी दौसा, दूसरी जमुआ रामगढ़ और तीसरी आमेर। अब देखिए दोस्तों, दंत कथाओं के आधार पर यह माना जाता है कि आमेर दुर्ग का जो निर्माण शुरू करवाया वो तो करवाया था दूल्हे राय ने, लेकिन इसका निर्माण जो पूरा करवाया, इसको वर्तमान स्वरूप जो प्रदान किया
वो प्रदान किया था मानसिंह प्रथम ने। सबसे प्रमुख यहाँ एक प्रश्न आता है और प्रश्न ये आता है कि इस आमेर दुर्ग का एक उपनाम है, इसे हम कहते हैं कोकिलगढ़। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? कोकिलगढ़ कहते हैं साहब। तो कोकिलगढ़ किस दुर्ग का प्राचीन नाम है? आमेर का प्राचीन नाम है। इसके अलावा ये जो आमेर दुर्ग है, इसका एक मुख्य प्रश्न ये आता है कि राजस्थान का प्रथम ऐसा दुर्ग, राजस्थान का पहला ऐसा दुर्ग है ये जो हिंदू शैली प्लस मुगल शैली के मिश्रण से बना हुआ है, जो हिंदू शैली प्लस मुगल शैली के मिश्रण से बना हुआ है। राजस्थान का प्रथम ऐसा दुर्ग है जो हिंदू शैली और मुगल शैली से मिश्रित दुर्ग है। वो कौन सा दुर्ग माना गया है? आमेर दुर्ग माना गया है। और आमेर के बारे में कथन जो बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा गया है, साहित्यकार बिशप हेबर ने एक कथन कहा है, और बिशप हेबर आमेर दुर्ग में स्थित महलों के बारे में कहते हैं, इस दुर्ग के बारे में कहते हैं कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा और अल ब्रह्म के बारे में जो सुना, ये कहते हैं कि मैंने क्रेमलिन किसे कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब सामंतवादी युग चल रहा था तो उस समय रूस में कई दुर्गों का निर्माण करवाया गया और उन दुर्गों का समूह क्या कहलाया? क्रेमलिन। तो बिशप हेबर कहता है कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा और अल ब्रह्म के बारे में जो सुना, इनसे भी बेहतर जो महल बने हुए हैं वो किस दुर्ग में बने हुए हैं? आमेर दुर्ग जयपुर में। तो ये कथन किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? आमेर के बारे में। तो आमेर दुर्ग कहाँ स्थित है? जयपुर में, अरावली की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। निर्माण 1592 में मानसिंह प्रथम ने करवाया। उपनाम कोकिलगढ़ है। राजस्थान का पहला ऐसा दुर्ग जो हिंदू शैली प्लस मुगल शैली के मिश्रण से बना हुआ है। और बिशप हेबर कहता है कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा और अल ब्रह्म के बारे में जो सुना, उससे भी बेहतर जो महल है वो किस दुर्ग में स्थित है? आमेर दुर्ग में। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब देखिए दोस्तों, आगे की जो रूपरेखा है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, ये जो आमेर दुर्ग है, इसकी कौन कौन सी और अवधारणाएं हैं, कौन कौन सी बातें हैं, वो हम सुनना शुरू करते हैं। तो ध्यान देते हुए इसके बारे में सुनिए। देखो दोस्तों, हुआ क्या कि जैसे मान लो ये हमारा आमेर दुर्ग है, ये हमारा कौन सा दुर्ग है? आमेर दुर्ग है। आमेर दुर्ग का सबसे पहला जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि आमेर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है, ध्यान से समझना, आमेर दुर्ग का ये जो प्रवेश द्वार है इसे हम कहते हैं गणेश पोल। इसे हम क्या कहते हैं? गणेश पोल। आमेर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है उसे हम क्या कहते हैं? गणेश पोल कहते हैं दोस्तों। और इसी गणेश पोल को ब्रिटिश पत्रकार फर्ग्यूसन, जिसका नाम बार बार आता है, इस ब्रिटिश पत्रकार फर्ग्यूसन ने इस गणेश पोल को विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार कहा है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार माना है। विश्व का जो सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार कहा है फर्ग्यूसन ने, वो किस पोल को कहा है दोस्तों? गणेश पोल को। अब व्यवस्थाएं बड़े आराम से समझनी है। देखिए, जैसे ही गणेश पोल के माध्यम से हम अंदर प्रवेश करते हैं तो एक चौक आता है साहब। एक क्या बना हुआ आता है? चौक। और ये चौक जहाँ ख़त्म होता है वहीं पे एक दरवाज़ा बना हुआ है जिसका नाम है जयपोल। उसका क्या नाम है? जयपोल। और दोस्तों, ये जो चौक है जो गणेश पोल और जयपोल के बीच में स्थित है, इस चौक का नाम है जलेब चौक। इस चौक का क्या नाम है दोस्तों? जलेब चौक। ध्यान से सुनना है। प्रवेश द्वार गणेश पोल है। गणेश पोल से जैसे आगे बढ़ते हैं तो जलेब चौक आता है, और जलेब चौक अंत जिस पोल पर जाकर होता है वो कौन सा पोल है? जयपोल। यानी कि हम कह सकते हैं कि गणेश पोल और जयपोल के बीच का जो चौक है वो कौन सा चौक है? जलेब चौक। और ये जलेब चौक जो है किस दुर्ग में स्थित है? आमेर दुर्ग में। ठीक है। इस आमेर दुर्ग में एक प्रमुख महल बना हुआ है, ध्यान से सुनिए। और ये जो प्रमुख महल है इसका नाम है कदमी महल। इसका क्या नाम है दोस्तों? कदमी महल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साहब। इस आमेर दुर्ग में एक महल है जिसका नाम है कदमी महल। और ये जो कदमी महल है इसके बारे में पढ़ा जाता है
कि प्राचीन काल में, देखो वर्तमान में तो कछवा राजवंश के राजाओं का जो राज्याभिषेक होता है वो गोविंद देव जी के मंदिर में होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि गोविंद देव जी का मंदिर बना है सवाई जयसिंह के काल में। तो सवाई जयसिंह से पहले कछवा राजवंश के राजाओं का जो राज तिलक किया जाता था वो किस महल में किया जाता था? कदमी महल में। तो इसी महल में प्राचीन काल में कछवा राजाओं का राज तिलक किया जाता था। कछवा राजाओं का क्या किया जाता था? राज तिलक। तो कछवा वंश के राजाओं का जो राज तिलक किया जाता था वो आमेर दुर्ग में स्थित किस महल में किया जाता था? कदमी महल में किया जाता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। जो मुख्य पृष्ठभूमि आती है वो इस प्रकार से आती है कि ये जो आमेर दुर्ग है दोस्तों, इस आमेर दुर्ग में कुछ प्रमुख मंदिर बने हुए हैं जिनकी चर्चा हम करते हैं। देखो आमेर दुर्ग में जो एक मंदिर है प्रमुख, वो मंदिर है शिला देवी का मंदिर। कौन सा मंदिर है वो? शिला देवी का मंदिर। जब जयपुर शहर में आपको पढ़ाऊंगा तो विस्तार से इस मंदिर की चर्चा हम करेंगे। तो शिला देवी का मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? आमेर। आपने पढ़ा है कि शिला देवी कछवा राजवंश की आराध्य देवी है। कछवा राजवंश की कुल देवी तो है जमुआई माता, कछवा राजवंश की आराध्य देवी है शिला देवी। आपको पता होना चाहिए कुल देवी और आराध्य देवी में क्या अंतर होता है। दोस्तों, जिस देवी या देवता के नाम से जिस वंश की स्थापना की जाती है वो तो कहलाता है कुल देवी या कुल देवता। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुछ वंश ऐसे हैं जो बड़े लंबे समय तक चले हैं, और जो वंश बड़े लंबे समय तक चलते हैं तो बीच में एक समय ऐसा आता है कि लोग कुल देवी देवता की पूजा अर्चना तो कम करने लगते हैं, और बीच में कोई नया देवी देवता उभर के सामने आता है जिसकी पूजा अर्चना ज़्यादा होने लगती है, तो उसे हम कहते हैं आराध्य देवी, आराध्य देवता। तो कछवा राजवंश की जो आराध्य देवी है वो है शिला देवी। और आपने पढ़ा है कि जब मानसिंह प्रथम बंगाल अभियान पर गए थे तो जसोर नामक स्थान से राजा केदार को पराजित करके दहेज के रूप में शिला देवी की जो मूर्ति थी वो कहाँ लेकर आए थे दोस्तों? आमेर लेकर आए थे। और इस शिला देवी के मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था? मानसिंह प्रथम ने करवाया था। यही आमेर दुर्ग में एक और मंदिर है जिसका नाम है जगत शिरोमणि मंदिर। कौन सा मंदिर है? जगत शिरोमणि मंदिर। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि मानसिंह प्रथम की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत की याद में आमेर में एक मंदिर बनवाया जिसका नाम था जगत शिरोमणि मंदिर। मैंने आपको जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ाया तो बताया था कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में महाराणा सांगा ने एक मंदिर बनवाया था, मीरा मंदिर, जिसे कृष्ण मंदिर कहते हैं। और उस मंदिर में मीराबाई भगवान कृष्ण की जिस मूर्ति की पूजा करती थी वो मूर्ति वर्तमान में किस मंदिर में स्थित है? जगत शिरोमणि मंदिर में। तो जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण तो मानसिंह की पत्नी कनकावती ने करवाया था, और शिला देवी के मंदिर का निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया था। फिर आगे पढ़ते हैं तो यहीं पे एक मंदिर आता है जिसका नाम है सुहाग या सौभाग्य मंदिर। सुहाग, और इसी का दूसरा नाम है सौभाग्य मंदिर। सुहाग या सौभाग्य मंदिर एक मनोरंजक स्थल है ये भी। इसके अलावा यहीं पे एक मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है जस मंदिर या यश मंदिर। इसी को हम कहते हैं जस मंदिर या यश मंदिर। यहीं पे एक मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है सुख मंदिर। क्या नाम है उसका? सुख मंदिर। इसके अलावा बात अगर हम करें आगे की तो इसी आमेर दुर्ग में सबसे प्रमुख जो महल बना हुआ है वो महल बना हुआ है शीश महल। कौन सा महल स्थित है यहाँ पे? शीश महल। शीश महल कई दुर्गों में स्थित है, लेकिन जो सबसे सर्वश्रेष्ठ शीश महल बना हुआ है राजस्थान में वो किस दुर्ग में स्थित है? आमेर दुर्ग, जयपुर में। तो ये शीश महल भी किस दुर्ग में है? आमेर दुर्ग में। फिर हम बात करते हैं तो यहीं पे एक बाग लगा हुआ है जिसे हम कहते हैं दोलाराम बाग। क्या नाम उसका दोस्तों? दोलाराम बाग। यहीं पे अगर बात की जाए तो दोलाराम बाग है। इसके अलावा ये जो आमेर दुर्ग है दोस्तों, इसका एक मुख्य प्रश्न बनता है कि इस दुर्ग में 16 महल एक जैसे बने हुए हैं। 8 महल एक तरफ है और 8 महल एक तरफ है। तो आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने उन 16 महलों का निर्माण करवाया था। ध्यान रहे
सबसे चर्चित जो प्रश्न आता है वो तो नाहरगढ़ दुर्ग के 9 महलों का आता है कि एक जैसे 9 महल किस दुर्ग में स्थित है, तो नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में है। लेकिन ध्यान रहे अगर प्रश्न आ जाए कि 8 महल एक तरफ बने हुए हैं और 8 महल एक तरफ बने हुए हैं तो टोटल कितने हो गए 16। तो एक जैसे जो 16 महल बने हुए हैं, एक जैसे जो 16 महल जिस दुर्ग में बने हुए हैं वो दुर्ग कौन सा है हमारा, आमेर दुर्ग जयपुर। और इन 16 महलों का जो निर्माण करवाया वो किसने करवाया, मानसिंह प्रथम ने। तो एक जैसे 9 महल तो नाहरगढ़ में पढ़े जाते हैं और एक जैसे 16 महल जो हम पढ़ते हैं वो किस दुर्ग में स्थित है दोस्तों, आमेर दुर्ग जयपुर में। इसके अलावा ये जो आमेर दुर्ग है इसकी तलहटी में एक झील है जिसका नाम है मावठा झील। क्या नाम है उसका, मावठा झील। एक तो होता है मावट और एक होता है मावठा। मावट किसे कहते हैं, तो शीतकालीन वर्षा सर्दियों में होने वाली जो बरसात है उसे हम कहते हैं मावठ। और मावठा किसे कहते हैं, तो आमेर दुर्ग में जो छोटे छोटे पोखर बने हुए हैं, ये जो झील बनी हुई है इसे हम क्या कहते हैं, मावठा कहते हैं। और इसी मावठा झील के किनारे एक क्यारी है जिसका नाम है केसर क्यारी। कौन सी क्यारी लगी हुई है यहाँ पे, केसर क्यारी। तो आमेर दुर्ग की तलहटी में स्थित है मावठा झील और मावठा झील के पास में कौन सी क्यारी स्थित है, केसर क्यारी। इसके अलावा इसी आमेर दुर्ग में 2 प्रमुख महल हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, दीवान ए आम और दीवान ए खास। दीवान ए आम और एक महल है दीवान ए खास। तो दीवान ए आम और दीवान ए खास जो महल है वो भी किस दुर्ग में स्थित है, आमेर दुर्ग में। कहते हैं कि दीवान ए आम महल में तो राजा महाराजा अपने मंत्रियों से मंत्रणा किया करते थे और दीवान ए खास महल में राजा महाराजा अपने परिवारजनों के साथ निवास किया करते थे। तो ये सारी व्यवस्था जो हमने पढ़ी है किस दुर्ग से संबंधित हो गई, आमेर। एक बार रिपीट करता हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। देखो आमेर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है उसका नाम है गणेश पोल और फर्ग्यूसन ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ जो प्रवेश द्वार माना है वो इसी गणेश पोल को माना है। गणेश पोल से आगे जाएंगे तो एक चौक आता है, चौक जहाँ खत्म होता है वहाँ दूसरा प्रवेश द्वार आता है जिसका नाम है जयपोल। और इन दोनों दरवाजों के बीच में जो चौक है उसे क्या कहते हैं, जलेब चौक। इसके अलावा इस दुर्ग में शिला देवी का मंदिर है, जगत शिरोमणि मंदिर है, सुहाग या सौभाग्य मंदिर है, जस या यश मंदिर है, सुख मंदिर है और कौन सा महल है, शीश महल। शीश महल कई दुर्गों में है लेकिन राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जो शीश महल है किस दुर्ग में है, आमेर दुर्ग जयपुर में है। यहीं पे एक मुख्य महल है कदमी महल और ये वो महल है जिस महल में प्राचीन काल में कछवा राजाओं का राजतिलक किया जाता था। यहीं पे एक बाग लगा हुआ है दोलाराम बाग। राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें एक जैसे 16 महल बने हुए हैं और निर्माण करवाया था मानसिंह प्रथम ने। आमेर दुर्ग की तलहटी में मावठा झील है जहाँ पे कौन सी क्यारी लगी हुई है, केसर क्यारी। और दीवान आम दीवान खास जो महल है वो भी किस दुर्ग में स्थित है, आमेर दुर्ग जयपुर में। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। हाँ दोस्तों, तो ये जो हमने बात की उन 6 दुर्गों की जिनको यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल कर रखा है और 90% प्रश्न अगर दुर्गों का पूछा जाता है तो इन्हीं 6 दुर्गों में से पूछा जाता है। इसके अलावा अब जो राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण दुर्ग है जिनसे संबंधित प्रश्न भी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन दुर्गों के बारे में विशेष टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए हम चर्चा करते हैं। और उसी क्रम में जो अगला दुर्ग हम पढ़ते हैं, जो मुख्य दुर्ग माना जाता है राजस्थान का, वो हम पढ़ते हैं तारागढ़ दुर्ग। ध्यान से समझना, राजस्थान में तारागढ़ के नाम से 2 दुर्ग हैं, एक तारागढ़ अजमेर में है तो एक तारागढ़ बूंदी में है। सबसे पहले तारागढ़ जो अजमेर में है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो तारागढ़ दुर्ग, इसी तारागढ़ का दूसरा नाम है अजय मेरू दुर्ग और इसी का तीसरा नाम है गढ़ बीटली दुर्ग, गढ़ बीटली दुर्ग। अब ये छोटे छोटे दुर्ग हैं जिनकी जो मुख्य विशेषताएं केवल उसी तरीके से इन दुर्गों को पढ़ना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहला जो तारागढ़ दुर्ग है, अजय मेरू दुर्ग है, गढ़ बीटली दुर्ग है, उसके बारे में। सबसे पहला प्रश्न, ये दुर्ग कहाँ स्थित है, अजमेर में।
जो तारागढ़ बूंदी में है उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि एक ही दुर्ग के 3 नाम क्यों पड़े, क्या विशेषता है क्या नहीं है, तो उसे हम देखना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली जो बात आती है वो ये आती है कि जैसे मान लो ये ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन के ऊपर ये पहाड़ी है और इस पहाड़ी के ऊपर एक दुर्ग बना हुआ है जिसे हम कहते हैं तारागढ़। जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, तारागढ़ कहते हैं। इसके ऊपर एक दुर्ग बना हुआ है और उसी दुर्ग को हम क्या कहते हैं, तारागढ़ कहते हैं। ठीक है, अब विशेषताओं को बड़े ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है, प्रयास करना है। देखो ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग के बारे में सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। ठीक है, तो दोस्तों निर्माण के बारे में कुछ बातें हैं जो अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग प्रकार से बताई जाती है। देखो, अगर पहला प्रश्न है कि इस दुर्ग की नींव कब और किसने रखी, तो ध्यान रहे कि इस दुर्ग की नींव रखी गई थी 7वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में रखी गई थी, 7वीं शताब्दी में। और इस दुर्ग की नींव जिस राजा ने रखी उसका नाम था अजयपाल चौहान। अजयपाल चौहान ने। और ये बात कहता है साहब कर्नल टोड। ये जो बात हम पढ़ते हैं किसके अनुसार पढ़ते हैं, कर्नल टोड के अनुसार। कर्नल टोड कहता है कि इस दुर्ग की नींव रखी गई थी 7वीं शताब्दी में और इस दुर्ग की नींव किसने रखी थी, अजयपाल चौहान ने। और जब अजयपाल चौहान ने इस दुर्ग की नींव रखी तो खुद के नाम से पहली बार इस दुर्ग का नामकरण क्या रखा, अजय मेरू दुर्ग रखा। दूसरा प्रश्न आता है कि इस दुर्ग का जो निर्माण पूरा करवाया, वो निर्माण पूरा हुआ है 12वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में हुआ है, 12वीं शताब्दी में। और इस दुर्ग का जो निर्माण पूरा करवाया वो करवाया अजयराज चौहान ने। किसने करवाया साहब, अजयराज चौहान। ये वही अजयराज चौहान है जिसने अजमेर नगर बसाया था। तो अजयपाल चौहान अलग है, अजयराज चौहान अलग है। ये वही अजयराज चौहान है जिसने खुद के नाम से और अपनी पत्नी सोमलेखा के नाम से चांदी के सिक्के जलाए थे। तो दोस्तों ध्यान रहे कि अजयपाल चौहान ने 7वीं शताब्दी में इसकी नींव रखी थी और अजयराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण पूरा करवाया था। और दोनों के नाम में अजय शब्द जुड़ा हुआ है, तो उस समय तक इस दुर्ग का नाम क्या रखा गया था, अजय मेरू रखा गया था। फिर दूसरा प्रश्न आता है कि ये जो दुर्ग है इसका नाम तारागढ़ क्यों पड़ा, कैसे पड़ा। तो देखिए, इस दुर्ग का नाम जो तारागढ़ पड़ा, तारागढ़ जो नाम रखा वो नाम रखा था मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया ने। मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया ने। याद करो पुरानी बातें, जब मैंने आपको कुंभलगढ़ दुर्ग पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि कुंभलगढ़ दुर्ग में 12 खंभों की छतरी है और वो 12 खंभों की छतरी है पृथ्वीराज सिसोदिया की, उड़ना राजकुमार की। ठीक है, तो वही पृथ्वीराज सिसोदिया है जो मेवाड़ का राजकुमार था और इसने इस दुर्ग का नाम क्या रखा था, तारागढ़। इसके पीछे दंतकथा ये चलती है कि पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी का नाम था तारा। और ऐसा कहते हैं कि कालांतर में जब पृथ्वीराज सिसोदिया ने इस किले पर अधिकार किया तो इस किले की पुनः मरम्मत करवाई और मरम्मत करवाने के बाद अपनी पत्नी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया, तारागढ़। तो इसका जो दूसरा नामकरण किया गया दुर्ग का वो क्या किया गया, तारागढ़। और वर्तमान में ये जो दुर्ग है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जिस नाम से है वो कौन सा नाम है, तारागढ़। तो मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या रखा, तारागढ़। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़ते हैं कि इस दुर्ग को गढ़बीटली क्यों कहते हैं। तीसरा जो नाम पड़ा इसका गढ़बीटली, वो क्यों पड़ा, क्यों कहते हैं। तो 90% विद्यार्थी ये बताते हैं कि साहब ये दुर्ग जो है बीठड़ की पहाड़ी पर स्थित है और बीठड़ की पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे क्या कहते हैं, गढ़बीटली कहते हैं। इसके पीछे एक लॉजिक छुपा हुआ है। ध्यान रहे कि इस किले पर कालांतर में मुगल शासकों ने भी शासन किया और एक मुगल बादशाह हुआ शाहजहां। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस किले की। एक मुगल बादशाह हुआ शाहजहां और मुगल बादशाह शाहजहां ने जब इस किले पर अधिकार किया तो इस किले का जो प्रशासक बनाया वो प्रशासक बनाया विट्ठल दास गौड़ को। शाहजहां ने यहाँ का जो प्रशासक बनाया वो किसे बनाया, विट्ठल दास गौड़ को। और जब शाहजहां ने यहाँ का प्रशासक विट्ठल दास गौड़ को बना दिया
तो सारी कलाकारी विट्ठल दास गोडने की। वास्तविकता तो ये थी कि ये दुर्ग नाग पहाड़ी के एक हिस्से पर बना हुआ था, लेकिन दोस्तों जब शाहजहां ने इस किले का प्रशासक विट्ठल दास गोड को बनाया तो विट्ठल दास गोड ने क्या किया कि सबसे पहले खुद के नाम पर, सबसे पहले इसने क्या किया कि खुद के नाम पर पहाड़ी का जो नाम था नाग पहाड़ी, इस पहाड़ी का नाम बदला और खुद के नाम पर कर दिया बीठड़ की पहाड़ी। तो इस पहाड़ी का जो हिस्सा जिस पर दुर्ग बना हुआ है उसका नाम हो गया बीठड़ की पहाड़ी। और फिर इस विट्ठल दास गोड ने इस किले का नाम बदला और खुद के नाम पर कर दिया बीटली दुर्ग। क्या नाम कर दिया इसका? बीटली दुर्ग। तो हम पढ़ने लग गए कि साहब बीठड़ की पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इस दुर्ग को हम क्या कहते हैं? गढ़ बीटली। जबकि वास्तविकता जो है वो ये है कि शाहजहां ने यहाँ का प्रशासक बनाया विट्ठल दास गोड को। विट्ठल दास गोड ने पहाड़ी का और दुर्ग का नाम बदलकर खुद के नाम पर रख दिया। पहाड़ी का नाम रख दिया बीठड़ की पहाड़ी, दुर्ग का नाम रख दिया बीटली दुर्ग। तो हम पढ़ने लग गए कि साहब बीठड़ की पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इस दुर्ग को हम क्या कहते हैं? बीटली दुर्ग कहते हैं। तो इस प्रकार इस दुर्ग के तीनों नाम पड़े, ये सारी विशेषता हमने पढ़ी। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि इस तारागढ़ दुर्ग को हम कहते हैं पूर्व का जिब्राल्टर। बिशप हेबर ने इसको क्या कहा है? पूर्व का जिब्राल्टर कहा है साहब। परीक्षा में अगर प्रश्न आ जाए कि पूर्व का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है, तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर को। अच्छा, आपसे पूछ ले कि जिब्राल्टर क्यों कहते हैं, क्या विशेषता है, क्या चक्कर है, किसे कहते हैं जिब्राल्टर? तो देसी शब्द जिब्राल्टर पता होना चाहिए दोस्तों। ऐसा स्थान जो अनियमित ऊंचाई पर स्थित है, जो ऊबड़ खाबड़ है, उसे हम क्या कहते हैं? जिब्राल्टर कहते हैं। जो अनियमित ऊंचाई पर स्थित है, जो ऊबड़ खाबड़ है, उसे हम क्या कहते हैं? जिब्राल्टर कहते हैं। जैसे आप देखते हो तो एक कई तरीके से, कई जगह से ऊंचा फिर नीचा, फिर ऊंचा फिर नीचा, फिर ऊंचा फिर नीचा, फिर नीचा। तो ऊंचाई अनियमित है, ऊबड़ खाबड़ है, इसलिए इस दुर्ग को हम क्या कहते हैं? जिब्राल्टर कहते हैं, पूर्व का जिब्राल्टर। इसके अलावा ये जो तारागढ़ दुर्ग है राजस्थान का वो दुर्ग है जिस पर सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए हैं साहब। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण राजस्थान के जिस किले पर हुए हैं वो किला कौन सा है दोस्तों? तारागढ़ का किला अजमेर। सबसे ज़्यादा स्थानीय जो आक्रमण हुए हैं वो राजस्थान में किस किले पर हुए हैं? तारागढ़ दुर्ग अजमेर पर। अब देखो इस दुर्ग में कौन कौन से मुख्य स्थल हैं, कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो सबसे पहली बात, इस दुर्ग में दोस्तों सबसे पहली जो प्रमुख दरगाह है वो है मीरान साहब की दरगाह। कौन सी दरगाह स्थित है? मीरान साहब की दरगाह। परीक्षा में प्रश्न आता है कि मीरान साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। इस दरगाह से जुड़ी हुई एक मुख्य बात हम पढ़ते हैं और वो बात ये आती है कि दोस्तों ये वो दरगाह है, मीरान साहब की दरगाह, जिस पर प्राचीन काल में हरे रंग की चादर चढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्यों लगाया गया? तो एक दंत कथा चलती है कि एक मुग़ल बादशाह हुआ था, एक जो मुग़ल बादशाह हुआ उसका नाम था औरंगज़ेब। और मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब कट्टर मुसलमान था। औरंगज़ेब ने अपने समय में मंदिरों को तुड़वाया और मस्जिदों का निर्माण करवाया। तो जब औरंगज़ेब ने इस किले पर अधिकार किया तो औरंगज़ेब ने देखा कि चौहानों के राजपूतों के इस किले में एक दरगाह बनी हुई है जो मुस्लिम समुदाय को संप्रेषित करती है, परिभाषित करती है। तो औरंगज़ेब को लगा कि हिंदुओं के किले में मुसलमान की दरगाह बनी हुई है, ये बात सटीक नहीं बैठती है, तो आखिर क्या चक्कर है ये? तो औरंगज़ेब ने उसका फीडबैक मालूम किया तो पता चला कि कोई चौहान सैनिक था जो एक मुस्लिम योद्धा था, चौहान सैनिकों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। तो इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए, आपसी भाईचारे की भावना को मजबूत करने के लिए कालांतर में इस किले में इस दरगाह का निर्माण करवाया गया। तो जब औरंगज़ेब ने ये आधी अधूरी कहानियाँ सुनी तो औरंगज़ेब ने कहा कि दरगाह है, इसको तुड़वा तो नहीं सकते हैं, लेकिन हरा रंग जो है वो इस्लाम का प्रमुख रंग है, पवित्र रंग है, और एक सच्चा मुसलमान जो है वही हरा रंग ओढ़ सकता है। तो उस समय औरंगज़ेब ने कहा कि जब तक इनकी वास्तविक प्रामाणिकता का पता नहीं चलता है तब तक इनकी दरगाह मेरे रंग की चादर नहीं चढ़ाई जाएगी। तो ध्यान रहे, प्रश्न आता रहा है कि राजस्थान की एकमात्र वह कौन सी दरगाह थी जिसमें हरे रंग की चादर नहीं चढ़ाने का प्रतिबंध लगा हुआ था?
तो वो दरगाह कौन सी थी? मीरान साहब की दरगाह, जिसमें रंग की चादर नहीं चढ़ाई जाती थी। यहीं पे एक दरगाह स्थित है, एक मजार है, घोड़े की मजार। कौन सी मजार है? घोड़े की मजार। पुलिस में पूछा गया प्रश्न ये कि घोड़े की मजार किस दुर्ग में स्थित है? तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। ठीक है, देखो दरगाह मजार इनमें क्या अंतर होता है तो आपको पता है कि जैसे अपने जो संत हैं उनके जो मंदिर होते हैं उनको तो हम कहते हैं पीठ। क्या कहते हैं उनको? पीठ। दादू दयाल जी की पीठ, रज्जब जी की पीठ, जाम्बो जी की पीठ। तो अपने हिंदू धर्म में तो संतों के जो मंदिर होते हैं उनको कहते हैं पीठ, और मुस्लिम समुदाय में संतों के जो मंदिर हैं उन्हें क्या कहते हैं? दरगाह कहते हैं। अपने जो स्मारक या चबूतरा होता है उसे इस्लाम धर्म में मुस्लिम शब्दावली में क्या कहते हैं? मज़ार कहते हैं। जैसे लैला मजनू की मज़ार कहाँ स्थित है? अनूपगढ़ गंगानगर में। घोड़े की मज़ार कहाँ स्थित है? तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। तो स्मारक या चबूतरे को हम क्या कह सकते हैं? मज़ार कह सकते हैं। इसके अलावा ये जो तारागढ़ दुर्ग है, इसी तारागढ़ में रूठी रानी, और रूठी रानी वही जिसके बारे में मैं चर्चा की थी, उमादे। इस रूठी रानी का जो महल बना हुआ है वो भी किस दुर्ग में बना हुआ है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में बना हुआ है साहब। इसी में मुख्य बात, ऐसा कहते हैं कि इस किले पर मराठों ने भी शासन किया था। मराठों ने इस किले पर अधिकार किया था। तो एक मराठा योद्धा नाना साहब, तो नाना साहब का जो झालरा बना हुआ है, नाना साहब का जो झालरा बना हुआ है, जो स्थित जगह है, जो इमारत है, उसे हम कहते हैं नाना साहब का झालरा। और ये नाना साहब का जो झालरा है ये भी किस दुर्ग में स्थित है? तारागढ़ अजमेर में स्थित है। इसके अलावा इसी तारागढ़ में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का स्मारक बना हुआ है। पृथ्वीराज चौहान थर्ड का जो स्मारक बना हुआ है वो भी किस दुर्ग में स्थित है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। और पृथ्वीराज चौहान थर्ड का एक घोड़ा था और उस घोड़े का नाम था नाट्यरंभा। तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड का जो घोड़ा था जिसका नाम है नाट्यरंभा, उस नाट्यरंभा का जो स्मारक बना हुआ है वो भी किस दुर्ग में बना हुआ है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में बना हुआ है साहब। तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड का जो घोड़ा है और उस घोड़े का नाम था नाट्यरंभा, उस नाट्यरंभा का जो स्मारक बना हुआ है वो स्मारक भी किस दुर्ग में बना हुआ है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में बना हुआ है। आपने पढ़ा होगा कि तराइन के युद्ध के दौरान पृथ्वीराज ने जिस घोड़े पर बैठकर युद्ध किया वही युद्ध था तराइन का दूसरा युद्ध। और उसी युद्ध के दौरान मोहम्मद गोरी ने, दंत कथा है कि उसी युद्ध के दौरान मोहम्मद गोरी ने युद्ध से पूर्व पृथ्वीराज के इस घोड़े को गायब करवा दिया था और इसके स्थान पर दूसरा घोड़ा बंधवा दिया था। इसके अलावा हम बात करते हैं तो इसी तारागढ़ दुर्ग में एक मजार है इसे हम कहते हैं हिजड़े की मजार। ये उल जुलूल प्रश्न है जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो हिजड़े की जो मजार है वो भी किस दुर्ग में स्थित है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। और इसी दुर्ग में वर्तमान में एक सदन है जिसका नाम है आरोग्य सदन। आरोग्य सदन। तो ये जो आरोग्य सदन नाम से जो संस्था कार्यरत है, जो सदन है, ये कहाँ स्थित है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। एक बार रिपीट करते हैं हम सारी रूपरेखाएं, ध्यान से सुनिएगा। देखो दोस्तों, एक दुर्ग हमने पढ़ना शुरू कर दिया तारागढ़, जिसका दूसरा नाम अजयमेरू और तीसरा नाम है गढ़बीटली दुर्ग, और ये कहाँ स्थित है? अजमेर में। हमने सबसे पहले पढ़ा कि इसकी नींव जो रखी 7वीं शताब्दी में रखी अजयपाल चौहान के द्वारा, और ये बात कौन कहता है? कर्नल जेम्स टोड। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ, करवाया अजयराज चौहान ने, और उस समय इस दुर्ग का जो पहला नामकरण किया गया वो क्या किया गया? अजयमेरू। इस दुर्ग का दूसरा नामकरण हुआ तारागढ़, और तारागढ़ के बारे में हम पढ़ते हैं कि मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया ने इस किले की मरम्मत करवाई और अपनी पत्नी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नामकरण क्या कर दिया? तारागढ़। तीसरा नामकरण हम पढ़ते हैं गढ़बीटली दुर्ग। इसके पीछे तर्क ये बताया जाता है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने जब इस किले पर अधिकार किया तो यहाँ का प्रशासक बनाया विट्ठल दास गौड़ को, और विट्ठल दास गौड़ ने पहाड़ी का और दुर्ग का नाम बदलकर खुद के नाम से कर दिया बीठड़ की पहाड़ी और बीटली दुर्ग। तो हम पढ़ने लग गए कि साहब बीठड़ की पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे क्या कहते हैं? बीटली दुर्ग। विशेष बातें हमने पढ़ी कि तारागढ़ को कहते हैं पूर्व का जिब्राल्टर। ऐसा दुर्ग है जिस पर सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए हैं। मीरान साहब की दरगाह है, घोड़े की मजार है, रूठी रानी उमादे का महल है, नाना साहब का झालरा है, पृथ्वीराज चौहान थर्ड का स्मारक है,
पृथ्वीराज चौहान III के घोड़े का नाम था नाट्यरंबा। उसका स्मारक भी इस दुर्ग में बना हुआ है, हिजड़े की मजार है। और कौन सा सदन स्थित है? आरोग्य सदन स्थित है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग। हाँ दोस्तों, तो ये जो रूपरेखाएं हम पढ़ते हैं, ये किस दुर्ग के बारे में हमने पढ़ी है? तारागढ़ अजमेर के बारे में। अब देखो, इसके अलावा अजमेर में एक किला बना हुआ है जो स्थलीय दुर्ग की श्रेणी में आता है और जो बड़ा महत्वपूर्ण किला है, जिससे जुड़ी हुई बातें भी कभी कभार परीक्षा में पूछ ली जाती है। और वो किला है अकबर का किला। कौन सा किला है दोस्तों? अकबर का किला। देखो, उसके बारे में भी छोटा सा किला है, ध्यान से सुनना है। देखिए विशेषताएं, एक किला है और उस किले का नाम है अकबर का किला। कौन सा किला है साहब? अकबर का किला। और ये जो अकबर का किला है, ये अकबर का किला भी कहाँ स्थित है? अजमेर में। सबसे पहला प्रश्न तो ये आता है कि ये जो अकबर का किला है, अकबर का जो दुर्ग है, ये स्थलीय दुर्ग है साहब। कैसा दुर्ग है? ये स्थलीय दुर्ग, जमीन पर बना हुआ है। तो कैसा दुर्ग है? ये स्थल दुर्ग है, स्थलीय दुर्ग है। ठीक है। ये जो अकबर का किला है, इसके कई सारे उपनाम हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखो, सबसे पहला उपनाम, इसका पहला उपनाम है, इसे हम कहते हैं मैगजीन दुर्ग। क्या कहते हैं इसे? मैगजीन दुर्ग कहते हैं। दूसरा इसे हम कहते हैं शस्त्रागार। दूसरा इसे हम क्या कहते हैं? शस्त्रागार। और तीसरा जो हम इसे कहते हैं, वो हम इसे कहते हैं दौलत खाना। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना है। देखिए, पहला नाम हो गया मैगजीन दुर्ग, दूसरा हो गया शस्त्रागार, और तीसरा इसे हम क्या कहते हैं? दौलत खाना। एक तो है इबादत खाना, वो अलग है, मुगल काल जब पढ़ोगे तो आएगा, और एक है दौलत खाना, ये अलग है। मैगजीन दुर्ग क्यों कहते हैं? तो कहा जाता है, पढ़ा जाता है कि अकबर जो है सर्वाधिक बारूद इसी किले में रखता था, और बारूद को कई भाषाओं में मैगजीन के नाम से संबोधित किया जाता है। तो सर्वाधिक बारूद रखने की वजह से इस दुर्ग का पहला नाम क्या पड़ा? मैगजीन दुर्ग। दूसरा, कहते हैं कि अकबर इस दुर्ग में सर्वाधिक अस्त्र और शस्त्र रखता था। तो सर्वाधिक अस्त्र शस्त्र रखने की वजह से इस किले का नाम क्या पड़ा? शस्त्रागार। और तीसरा, कहते हैं कि अकबर सर्वाधिक लूटा हुआ खजाना भी इस किले में रखता था, इसलिए इस किले का तीसरा नाम क्या पड़ा दोस्तों? दौलत खाना। कि अकबर सर्वाधिक लूटा हुआ खजाना भी इस किले में रखता था, इसलिए इस किले को हम क्या कहते हैं? दौलत खाना भी कहते हैं। इसके अलावा ध्यान रहे कि ये जो अकबर का किला है, ये वर्तमान में संग्रहालय है, म्यूजियम। वर्तमान में क्या है? ये संग्रहालय है, एक म्यूजियम है साहब। इसके अलावा ये जो अकबर का किला है, इसका निर्माण जो हुआ, इसका निर्माण हुआ था 1570 में। इसका निर्माण कब हुआ? 1570। और इसका निर्माण करवाया था अकबर ने, इसलिए इस किले को हम क्या कहते हैं? अकबर का किला कहते हैं। और इतिहास की दो प्रमुख घटनाएं जो यहाँ से जुड़ी हुई है, जो प्रश्न के रूप में परीक्षा में पूछी जाती है। पहली घटना, कहते हैं कि इसी दुर्ग में बैठकर अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई थी। तो अकबर द्वारा जो हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई गई, अकबर द्वारा हल्दी घाटी युद्ध की योजना, हल्दी घाटी युद्ध की जो योजना बनाई गई, वो योजना किस किले में बैठकर बनाई गई थी? अकबर के किले में बैठकर बनाई गई थी, जिसमें अकबर ने अलग अलग सैनिकों को अलग अलग जगह का सेनापति नियुक्त किया था और युद्ध की योजना तैयार की थी। प्रमुख सेनापति बनाया था मान सिंह को, हरावल सेना का सेनापति बनाया था सैयद आसिम को, और जगन्नाथ कछवा को। अलग अलग दलों का अलग अलग सेनापति बनाया था, इसमें आसफ खां, मियत्तर खां। ठीक है। तो दोस्तों, अकबर द्वारा हल्दी घाटी युद्ध की जो योजना बनी, वो किस किले में बनी? अकबर के किले में। अगली जो रूपरेखा है वो मैंने पहले भी बताई थी, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी किले में जनवरी 1616 में बताया जाता है 10 जनवरी। तो 10 जनवरी 1616 को इसी किले में जहांगीर और टॉमस रो की मुलाकात हुई थी साहब। जहांगीर व टॉमस रो की क्या हुई थी? मुलाकात।
जहांगीर की और टॉमस रो की मुलाकात। ध्यान रहे, किला तो बनवाया अकबर ने, लेकिन अकबर की मृत्यु 1605 में हो चुकी थी। तो अगला मुगल बादशाह था जहांगीर। तो दोस्तों ये टॉमस रो जो था ये इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था। इंग्लैंड के शासक जेम्स फर्स्ट का राजदूत। और जेम्स प्रथम ने उस समय व्यापारिक अनुमति लेने के लिए अपने राजदूत टॉमस रो को भेजा था, क्योंकि उस समय एक प्रथा थी कि कोई भी अंग्रेज भारत में कोई भी नया कारोबार शुरू करेगा तो दिल्ली के सुल्तान की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इस क्रम में टॉमस रो की जो मुलाकात हुई मुगल बादशाह जहांगीर से, वो किस किले में हुई थी दोस्तों? अकबर के किले में। तो ये भी मुख्य किला है, इससे जुड़ी हुई बातें परीक्षा में पूछ ली जाती है। तो बताओ अकबर का किला कहाँ पर है? अजमेर में। स्थलीय दुर्ग है। सर्वाधिक बारूद रखने की वजह से नाम पड़ा मैगजीन दुर्ग। अस्त्र शस्त्र रखने की वजह से नाम पड़ा शस्त्रागार। सर्वाधिक लूटा हुआ खजाना रखने की वजह से नाम पड़ा दौलत खाना। वर्तमान में संग्रहालय है। निर्माण 1570 में अकबर ने करवाया। अकबर द्वारा हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई गई इस किले में, और इसी किले में जनवरी 1616 में जहांगीर और टॉमस रो की क्या हुई थी? मुलाकात। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर रहे थे तारागढ़ के बारे में, और इसके बाद हमने अकबर के किले के बारे में बात की। मैंने आपको तब कहा कि एक तारागढ़ अजमेर में और एक तारागढ़ बूंदी में, दोनों के बारे में रूपरेखा एक बार सुन लीजिए। छोटी सी रूपरेखा है कि एक तारागढ़ तो अजमेर में था और एक तारागढ़ कहाँ स्थित है? बूंदी में। ध्यान से सुनिए, तारागढ़ दुर्ग बूंदी, और जो बूंदी वाला तारागढ़ है इससे जुड़ी हुई जो मुख्य बातें हैं वो भी आप लोग समझ लीजिए एक ही बार में। देखिए दोस्तों, ये जो तारागढ़ दुर्ग बूंदी, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इसका नाम तारागढ़ क्यों पड़ा, कैसे पड़ा। आपने पढ़ा है कि बूंदा मीणा के नाम पर तो जो कस्बा बसा उसे हम बूंदी कहते हैं। और तारागढ़ दुर्ग नाम क्यों पड़ा, तो आपको पता है कि बूंदी में एक झील है जिसका नाम है जेत सागर झील। कौन सी झील है? जेत सागर झील। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। बूंदी में एक झील है जिसका नाम है जेत सागर झील। और आपको पता है कि झील किस स्थान पर बनती है? जहाँ पर जमीन जो है सामान्य धरातल से नीचाई पर स्थित होती है, वहाँ झील का निर्माण होता है। जहाँ धरातल जो है सामान्य से भी नीचा होगा वहाँ पानी भरेगा और वहीं पे झील का निर्माण होगा। तो ध्यान रहे आप लोगों को कि ये जो जेत सागर झील है कहाँ स्थित है? बूंदी में। गेप सागर झील हो रहा है जो डूंगरपुर में है, और गेप सागर झील के किनारे कालीबाई, नानाबाई खांड, सेंगाबाई खांड के स्मारक बने हुए हैं। तो गेप सागर झील अलग है, जेत सागर झील अलग है। अब ध्यान रहे कि सामान्य धरातल से नीचाई पर स्थित है जेत सागर झील। सामान्य धरातल के ऊपर पहाड़ी है, और इस पहाड़ी के ऊपर एक दुर्ग बना हुआ है जिसे हम कहते हैं तारागढ़। अब देखो दोस्तों, बूंदी जो नगर है वो इसी झील के इर्द गिर्द बसा हुआ है, और ऐसा कहते हैं कि बूंदी नगर में खड़े रहकर जब इस दुर्ग को देखा जाता है तो ये दुर्ग तारे के समान छोटा सा दिखता है, इसलिए इस दुर्ग को हम क्या कहते हैं? तारागढ़। तो बूंदी नगर में खड़े रहकर जब इस दुर्ग को देखा जाता है तो ये दुर्ग तारे के समान छोटा सा दिखाई देने के कारण इस दुर्ग का नामकरण क्या किया गया? तारागढ़। इस दुर्ग के बारे में हम पढ़ते हैं कि इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया वो करवाया बरसिंह हाड़ा ने। इसका जो निर्माण करवाया किसने करवाया था? बरसिंह हाड़ा ने करवाया था साहब। इसके अलावा ये जो तारागढ़ दुर्ग है बूंदी में, इसकी दूसरी मुख्य बात ये आती है कि यहाँ पर एक तोप रखी हुई है जो परीक्षा में खूब पूछी जाती है। इसका नाम है गर्भ गुंजन तोप। गर्भ गुंजन तोप परीक्षा में प्रश्न आता रहता है कि साहब गर्भ गुंजन तोप जो है वो किस दुर्ग में स्थित है? तारागढ़ बूंदी में। ध्यान रहे, राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो तोपें हैं वो तो स्थित है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। राजस्थान में सबसे बड़ी जो तोप है वो स्थित है जयगढ़ दुर्ग जयपुर में, जेबाण तोप। जब जयपुर में पढ़ाऊंगा तब आपको जयगढ़ नाहरगढ़ के बारे में बताऊंगा, चर्चा करेंगे। तो गर्भ गुंजन जो तोप है वो किस तारागढ़ में स्थित है? बूंदी वाले में। इसके बाद हम बात करें तो इसी तारागढ़ दुर्ग में बनी हुई है चित्रशाला।
क्या बनी हुई है? चित्रशाला। एक कमरा है जिसमें अंदर चित्र बने हुए हैं, तो चित्रशाला। और इस चित्रशाला का निर्माण करवाया गया था मारावल या महाराजा उम्मेद सिंह के काल में। किसके काल में हुआ था? मारावल या महाराजा उम्मेद सिंह के काल में। तो मारावल उम्मेद सिंह के काल में इस तारागढ़ दुर्ग में चित्रशाला का निर्माण करवाया गया। हम पढ़ते हैं जब चित्रकला पढ़ते हैं कि तारागढ़ दुर्ग में स्थित चित्रशाला बूंदी चित्रशैली की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। और एक कथन है जो थोड़ा विवादास्पद है, ध्यान से सुनना। एक साहित्यकार है रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग। और इस रुडयार्ड किपलिंग ने, इसको रुडयार्ड किपलिंग भी कहते हैं, एक ही बात है। इस रुडयार्ड किपलिंग का एक कथन है जो बड़ा विवादास्पद कथन है। कहा है रुडयार्ड किपलिंग ने कि साहब ये जो दुर्ग है, ये दुर्ग इतना भव्य दुर्ग है कि मानव इसका निर्माण करवा सके ऐसी हम कल्पना नहीं कर सकते। बस इतना कह के रुक गया था ये तो। लेकिन फिर कुछ लोगों ने इसके आगे जोड़ दिया कि जब मानव ने इसका निर्माण नहीं करवाया तो या तो दानवों ने करवाया होगा, या भूतों प्रेतों ने करवाया होगा, या परियों या अप्सराओं ने करवाया होगा। तो परियों व अप्सराओं द्वारा, परियों व अप्सराओं द्वारा, परियों के द्वारा व अप्सराओं के द्वारा निर्मित दुर्ग, परियों व अप्सराओं के द्वारा निर्मित दुर्ग, किस दुर्ग को बताया रुडयार्ड किपलिंग ने? तो इसके बारे में दो दुर्गों से संबंधित बातें पढ़ी जाती है। अगर प्रश्न आ जाए कि परियों व अप्सराओं के द्वारा निर्मित दुर्ग रुडयार्ड किपलिंग के अनुसार किस दुर्ग को बताया गया है, तो सबसे पहले टिक करना है साहब मेहरानगढ़ दुर्ग को। किस दुर्ग को टिक करना पड़ेगा? मेहरानगढ़। जब मेहरानगढ़ पढ़ाऊंगा तब विस्तार पूर्वक चर्चा हम करेंगे दोबारा। तो अगर ये कथन आ जाए तो सबसे पहले तो मेहरानगढ़ जोधपुर को टिक करना है, और कथन आ जाए मेहरानगढ़ ऑप्शन में नहीं आए तो फिर टिक करना है तारागढ़ दुर्ग बूंदी को। ठीक है, तो ये कथन इन दोनों दुर्गों के बारे में राजस्थान के इतिहास में पढ़ा जाता है, लेकिन सटीक जो पैमाने पर खरा उतरता है ये कथन, वो किस दुर्ग के बारे में उतरता है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। एक बार वापस रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक तारागढ़ अजमेर में था, तो एक तारागढ़ कहाँ पर है? बूंदी में। बूंदी के इर्द गिर्द कौन सी झील है? जेत सागर। और बूंदी नगर में खड़े रहकर जब इस दुर्ग को देखा जाता है, बूंदी नगर में खड़े रहकर जब इस दुर्ग के बारे में पढ़ा जाता है, तो ऐसा कहते हैं कि ये दुर्ग तारे के समान छोटा दिखाई देता है, इसलिए इसका नामकरण क्या हुआ? तारागढ़। निर्माण करवाया बरसिंगाड़ा ने। गर्भ गुंजन तोप स्थित है, चित्रशाला स्थित है, महाराजा उम्मेद सिंह ने बनवाई। और रुडयार्ड किपलिंग का एक कथन है कि अप्सराओं और परियों के द्वारा निर्मित दुर्ग किसे बताया गया, तो ये कथन अगर पूछेगा तो सबसे पहले टिक करना है मेहरानगढ़ दुर्ग को, और ये नहीं आएगा तो टिक करना है तारागढ़ दुर्ग बूंदी को, क्योंकि राजस्थान की कला संस्कृति में ये कथन इन दोनों दुर्गों के बारे में पढ़ा जाता है और सुना जाता है। ठीक है, तो अन्य महत्वपूर्ण दुर्गों की हम चर्चा कर रहे थे। जो भी मुख्य बातें थी एक एक करके हमने पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले आमेर दुर्ग हमने पढ़ा, फिर तारागढ़ अजमेर पढ़ा, फिर अकबर का किला अजमेर पढ़ा, और एक तारागढ़ अजमेर में और एक तारागढ़ बूंदी में है, दोनों में क्या अंतर है वो भी हमने पढ़ा। कुछ छोटे मोटे जो विशेष दुर्ग हैं उनसे संबंधित चर्चा हम लोग कल करेंगे। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और मुख्य बात घर पर रहिए, और सरकार के दिशा निर्देशित आदेशों का पालन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।